नमस्कार शैली बहन जी, आपने बहुत अच्छे से आज हमें नया कुछ हम आज सीखे आपसे। आज हमारे योगाहार क्लास में 1030वां दिवस में आपने बहुत अच्छे से क्लास ली और आज भी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। कठिन कठिन आसन आपने बता दिए और सूक्ष्म व्यायाम बता दिया और योग प्राणायाम आपने बहुत अच्छे से लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी हमारा समय हो रहा है दूसरे सत्र का। हम चलते हैं दूसरे सत्र की तरफ। आज हम आहार पर चर्चा करेंगे और प्राकृतिक जीवन शैली कैसे रहे हमारी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेहा मार्कंड जी जिला नागपुर महाराष्ट्र से है। और बहन ने मुझे नवागढ़ गुजरात भी बताया था, तो मैंने नागपुर कर दिया है। और नेहा मैडम का मैं परिचय दे देती हूँ जी। उन्होंने प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर उनको प्राकृतिक जीवन शैली हमें कैसे करनी है उन पर उन्होंने वो हमें मार्गदर्शन देने वाली है। और उनका जो परिचय है उन्होंने जो दिया गोरखपुर से डॉक्टर सुशील मोदी और उनके टीम से उन्होंने शरीर विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार यदि आदि की शिक्षा ग्रहण की और लगातार वो 2 माह उनके चिकित्सा में रहकर व्याख्यान लेक्चर माध्यम से थ्योरी और प्रैक्टिकल सीखकर मिट्टी चिकित्सा, भाप चिकित्सा, पानी से चिकित्सा, वायु और आकाश से चिकित्सा में प्रात्यक्षिक सीखकर आगे प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई और परीक्षा दी। और तत्पश्चात उनके जो उन्होंने लाभ महसूस किया वो व्याख्यान लेक्चर देने के बाद उन्होंने मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में शामिल होकर स्थानीय लोगों के साथ रहकर उन्होंने उनका कार्य चलाया। अब वो हमें आज प्राकृतिक जीवन शैली कैसे रहे और कैसे स्वस्थ रहे इन पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे इस योगाहार मंच पर आमंत्रित है। मैं डॉक्टर नेहा मार्कंड जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। आ रही है जी। मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी, आपको देख रहे हैं। धन्यवाद। आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद कि आप इस क्लास में शामिल हुए। और मैं अपना परिचय दे देती हूँ। सबको नमस्ते। बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग नसीब बहुत अच्छा है कि अच्छी जगह से जुड़े हैं। अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर नेहा मार्कंड, प्राकृतिक चिकित्सक। मैंने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई की है। मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैंने पहले पुस्तकें पढ़ी, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जाना, पुस्तकें पढ़ी, अपने को ठीक किया। खुद को ठीक करने के बाद मैंने एक संस्थान की तलाश की और उसके बाद मैंने गोरखपुर मुझे सुझाया वरिष्ठों ने, तो गोरखपुर से मैंने पढ़ाई की। अब मैं आपको अपने विषय की ओर चलते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली हम कैसे अपनाएं। क्या है प्राकृतिक जीवन शैली के अंतर्गत क्या क्या करना पड़ता है जिससे हम प्राकृतिक जीवन शैली जी रहे हैं ऐसा हम मान सकते हैं। और एक पूरे दिन की दिनचर्या मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से एक विनती करूंगी कि अगर कहीं कोई व्यवधान हो, आवाज ना आ रही हो या मैं ना दिख रही हूँ तो मुझे बोले। हाँ, तो एक पूरे जीवन शैली, एक पूरे जीवन दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय ऑक्सीजन हमें बहुत अच्छे से मिलती है, शुद्ध प्रमाण में मिलती है। उस समय इस तरह से शांत होता है। एक तो ऑक्सीजन की मात्रा उस समय हमें सबसे ज्यादा मिलती है क्योंकि दिन भर सोचिए कि गाड़ियां चलती है, धूल वूल होती है, आवाजें होती है, हम स्वयं में स्थिर नहीं हो सकते।
स्वयं में स्थिर नहीं हो सकते का मतलब है कि हम कभी गाड़ी इधर से जा रही है, कभी आंखों में धूल जा रही है, हमारा ध्यान सारा इसकी तरफ होता है। और सुबह का समय ऐसा होता है जो शांत समय होता है, हम उस समय ध्यान, प्राणायाम, योगासन यानी स्वयं के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, स्वयं के आंतरिक विकास के लिए। और उसके बाद का समय हम पूरा दूसरों के लिए, विकास के लिए, सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जी सकते हैं। तो इस तरह एक प्राकृतिक जीवन हमें जीना चाहिए। तो सबसे पहले हो गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इतना सारा हम अर्जित कर लेते हैं मन की शांति कि उसके उस ईंधन, उस ऊर्जा के बल पे हम पूरा दिन स्वस्थ रहते हैं। पूरा दिन हमारा जोशीला रहता है। हम थकान महसूस नहीं करते, दोपहर की नींद महसूस नहीं करते। अब क्या होता है, कई लोग ऐसा सूर्योदय के पहले उठ लिए उसको बहुत अच्छा समझते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मेडिटेशन, जो भी आप नहीं करते हैं मेडिटेशन, तो उस मेडिटेशन को करना चाहिए। अकेले बैठ के मेडिटेशन ज़्यादा बेहतर होता है। मेडिटेशन के अंतर्गत क्या चीजें जरूरी है ये मैं आपको बता दूं। मेडिटेशन के अंतर्गत सबसे पहले आप श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। आंखें बंद करके अकेले में ऐसे स्थान पर बैठ जाए जहां आपका आत्मविश्वास ये कहे कि यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ कोई बार बार आएगा नहीं, यहाँ मेरे ऊपर कोई चीज ऊपर से गिर नहीं सकती। वरना क्या होता है कि कई बार इन्हीं सब चिंताओं में व्यक्ति करता है लेकिन ध्यान सब उधर होता है, वो ओम करता है लेकिन देखता इधर उधर है। कोई मतलब नहीं है ऐसे ओम का। हाँ, ठीक है। फिर आपको इस तरह से ओम श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने अंदर ध्यान देना है। अपने अंदर का ध्यान है कि हमें कुछ सोचना नहीं है। ये मेडिटेशन है। उसके बाद 6-7 मिनट ओमकार करिए। अब ओमकार भी कई प्रकार से लोग करते हैं। कोई बहुत लंबा करता है, लेकिन मैं ओमकार का एक सादा सिंपल तरीका आपको बताती हूँ जो हर कोई कर सकता है। ओ, इसमें कोई कारीगरी नहीं है, इसमें कोई कलात्मकता नहीं है, बस सिंपली आप ओम का उच्चारण करें। ये 6 मिनट करिए। ये 6 मिनट का ओम का उच्चारण आपको पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने वाला होगा। तो ओम का उच्चारण आपके लिए आपके दिमाग में शांति देता है, वाइब्रेशन देता है। जहाँ हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, वो ये कंपन हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। कई बार ऐसा होता है शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे तक नहीं पहुंच पाती है ऑक्सीजन हमारे बहुत सारे अंगों तक, और वहीं पे कैंसरस जो है सेल्स बढ़ती हैं। तो इस तरह से ओम का उच्चारण हमारे लिए लाभकारी है। फिर हमें ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करना है मेडिटेशन के अंतर्गत। आखिरी 2 दौर है ये। पहले ओम श्वास प्रश्वास, दूसरा ओम का उच्चारण, तीसरा ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसको याद करना है। उसको याद करके धन्यवाद करना है। फिर आज के दिन की पूरी प्लानिंग करनी कि आज मुझे क्या-क्या करना है। प्लानिंग के अंतर्गत अपने काम होंगे, साथ में ये होगा कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसका हमें बराबर ध्यान रखना है। और आखिरी में एक थोड़ा 2 मिनट हम कल की गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगेंगे। कल की गलतियों के लिए माफी मांगेंगे यानी हमने कई कोई गलती की, किसी पे नाराज हो गए, तो उसके लिए हम ईश्वर से माफी मांगेंगे। और एक ईश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं, तब हम उसको ये भी उसमें रखेंगे कि हमने समाज के लिए, समाज में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई दुखी है, तो हे ईश्वर उसके दुख दूर कर, सबको अच्छा दे, सबको सुख दे, सबको समृद्धि दे। हम जहाँ बैठे हैं, हम अपने घर के सुरक्षित वातावरण में बैठे हैं, लेकिन इस समय
कई ऐसे लोग होंगे किसी का अपहरण हो रहा है, किसी पे बलात्कार हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो ईश्वर हर किसी को हर दुख से बचा, हर कहीं शांति सुख और समृद्धि दे। तो ये हमारा होना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप लोग नोट भी करते जाएं। अगर किसी को कोई चीज ना नोट कर पा रहे हो या ना कर पाए तो मुझे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी सुबह की दिनचर्या। योगासन तो आप करते ही हैं। अब उसके बाद क्या करना है? सूर्योदय के साथ ही हमें धूप धूप स्नान करना है। हर किसी को करना है धूप स्नान। बस 15 मिनट बैठ के हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे कई ब्लॉकेज के कारण नहीं पहुंच पाती, वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। हमारी हड्डियों को पोषण देता है। तो धूप स्नान हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद ये हम धूप स्नान सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े पहन के करें। पतला हो हमारा कपड़ा, और हम सिंपली वहां बैठ जाना है पीठ करके। धूप स्नान पीठ की तरफ से लिया जाता है। और उस समय हम अच्छा सोचें, अपने सोचने में कोई निगेटिविटी ना आए, सकारात्मक सोचे, सबके भले के लिए सोचे। अपने मन को शुद्ध करें। जिस प्रकार हम अपने कमरे में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर की सफाई करते हैं, मन की सफाई का एक काम भी हम अपने जिम्मे ले लें। वो हमारा मन है, हमें उसके उसके उसको रोज साफ करना है। कैसे साफ करना है? कि कल मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ, गुस्सा हो गए, वो हम पे गुस्सा हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो बड़े शालीनता से हमें उसको माफ कर देना है। न तो बहुत समय तक हमें रहना है, न उससे रहना है। यहाँ हम अपना जीवन जीने आए हैं। किसी से भी कुछ लेन देन झगड़ा ये करने के लिए हमें ईश्वर ने नहीं भेजा है। हम अपना जीवन सुख से जिए और चलें। तो इसके लिए हमें हर किसी से, हर व्यवहार जिससे खराब चीजें उत्पन्न होती है, उनको टालना है। हो गई है तो माफी मांग लेना है। किसी ने हमारे प्रति गलत कर दिया है तो उसे माफ कर देना है। अब हम लोग नाश्ते की ओर आते हैं। आपका स्नान वगैरह भी सुबह हो जाना चाहिए। स्नान में एक बात मैं आपको बता दूं कि हर रोज अपने शरीर को मसाज करना चाहिए, मालिश करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो हर कोई, हर स्वस्थ व्यक्ति, हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक घर में ऐसी व्यवस्था रखे अपने वॉश बाथरूम में कि हम तेल लगाएं और उसके बाद स्नान करें। और शरीर को पोंछने का तरीका ये होता है कि आप एक गीला नैपकिन रख लें। नैपकिन को गीला करें और उससे उसको निचोड़ लें। निचोड़ के उसको शरीर पोंछें। उस शरीर के उससे आपका वो जो तेल होगा एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा, और आपको एक मसाज भी मिलती है इससे। अब आते हैं हम नाश्ते की ओर। नाश्ता हमारा क्या होना चाहिए? सारे लोग जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी दृष्टि से उचित है। लेकिन क्या वो उचित है? तो हम कहते हैं नहीं, वो उचित नहीं है। हमें फल और भीगी चीजों का सेवन करना चाहिए। दालें हैं, और मूंगफली है, और जैसे चने, मूंग और मूंगफली, ये 3 चीजें हो गई। इसके साथ आप ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज जो चाहे ले सकते हैं। भीगे हुए फली दाने, गीला नारियल,
ये सब चीजें पौष्टिक है, शरीर को अच्छा पोषण देती है। बेशक पोहा उपमा भी आप खा सकते हैं, लेकिन पहले फलों को खा लें। आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप बहुत काम करते हैं, तो आपको उपमा, पोहा या कुछ और नाश्ता जो आप करते हैं उसकी जरूरत हो सकती है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 बजे तक यही ले फल और मेवे, ये सब चीजें जो भी आप लेते हैं वो भीगी होनी चाहिए। तो मेवे को कैसे भिगाया जाता है इसके ऊपर मैं सारी चीजों को थोड़ा सा बता देती हूँ। पानी में डालिए, 1 मिनट तक भिगोइए और उसके बाद उस पानी को फेंक के एक बार फिर पानी डाल के फेंक दीजिए और फिर पानी में डुबा के रखिए। तब उसके ऊपर जो केमिकल है, स्प्रे हुआ है, वो निकलता है। तो ये हो गई फल, और इसके साथ आपको बीजों का सेवन भी करना चाहिए। बीज होते हैं, ड्राई फ्रूट में 3 चीजें होती है। ड्राई फ्रूट यानी सूखा हुआ फल, फल यानी अंजीर, मुनक्का, किशमिश, खुरमानी। ऐसी ही कोई मीठी चीज एक आध और छूट गई हो तो देख लीजिएगा। ये होती है 4-5 चीजें। और इसके बाद होता है सीड्स। सीड्स तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कद्दू और सूरजमुखी के, ये होते हैं 5 प्रकार के सीड्स। और होता है नट्स। नट्स यानी काजू, बादाम, पिस्ता आदि आदि। अखरोट। अखरोट अगर संभव हो, जिसको संभव हो वो लोगों के लिए अखरोट ये लीजिए। कई लोगों को स्वाद ही पसंद नहीं आता तो नहीं ले पाते हैं। कई लोगों को कोई दूसरी और चीज हो सकती है कारण की जिसकी वजह से वो नहीं ले सकते, तो उसको छोड़िए। आपके पास मूंगफली सबसे अच्छा साधन है। ये हो गया, ये आपने ले लिया। अब सुबह आपको चाय तो बिल्कुल पीना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो नाश्ते में आपका नाश्ता हो गया। अब आते हैं हम भोजन की ओर। भोजन ऐसा हो जो शरीर को पोषण दे, भोजन ऐसा हो जो शरीर को स्वस्थ रखे, भोजन ऐसा हो जो शरीर में हर तत्व की, पोषक तत्वों की कमी को दूर करे, पोषक तत्वों की बढ़ोतरी करे। ऐसा ना हो कि शरीर में स्वाद तो जा रहा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं जा रहा है। गेहूं और चावल, इसका सेवन कम करें, क्योंकि हम परंपरागत रूप से इनको खा रहे हैं तो हमारी आदत बन गई है। लेकिन हमारी बाहरी आदतें भी तो बहुत बिगड़ी हुई है। हमने खाद डाल डाल के अपनी जमीन को खराब कर दिया है, जहरीला बना दिया है। तो अब हम अपनी जमीन को तो बेहतर नहीं बना सकते, और काफी टाइम लगेगा कि हम कृषि गौ आधारित कृषि करें। तो और वैसा उगाएं और खाएं, ऐसा संभव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम गेहूं का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। बहुत जरूरी है। तो अ, हम गेहूं का सेवन बंद कर दें। हम गेहूं का सेवन बंद करें, चावल का सेवन बंद करें। अब हम क्या खाएं? तो मैं मिलेट शब्द का वापर नहीं करूंगी, यूज नहीं करूंगी। मैं आपको इसके बगैर भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि हम क्या खाएं। देखिए, हमारे माता पिता क्या खाते थे, जो 60 के दशक को जानते हैं, उस दौर में जिए हैं, तो वो तो जानते होंगे कि ज्वार बाजरा यही हमारा खाना था। कोदो कुटकी, जो और इंटीरियर में रहे होंगे उनको पता होगा कि कोदो कुटकी भी हमारा जीवन का अंग था। जैसे उपवास में हम अभी भगर खाते हैं, भगर मिलेट्स का ही रूप है। उसको नाम दे दिया गया है मिलेट्स, लेकिन आप लोग वो रहिए कि हमारे हमारे जीवन का अंग है मिलेट्स। वो कोई मिलेट्स वगैरह नाम से
हम नाम सुन के वो हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का अंग रहा है। वह खाइए। शक्कर खाना एकदम से बंद करिए, एकदम से। उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करने की जरूरत नहीं, प्रयास कभी धीरे नहीं होते, प्रयास एकदम से होते हैं। शक्कर एकदम से बाहर फेंकिए अपने घर के। शक्कर हमारे लिए कुछ भी नहीं पोषण देती है। उसमें जितना कैल्शियम और हमें चाहिए वो हड्डियों के लिए, वो सारा शक्कर को पचाने में खराब हो जाता है और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो शक्कर को बिल्कुल मत खाइए। अब शक्कर नहीं खाए तो गुड़ कैसे खाए? गुड़ तो गर्म होता है। नहीं, गुड़ गर्म नहीं होता है। गुड़ को हम ठंडा कर सकते हैं। तो गुड़ को रात को भिगा दें। ज्यादा भिगाए तो भी चलेगा, फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज नहीं यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो गुड़ को रात में भिगा दें, सुबह वो ठंडा हो जाता है। तो अपने जीवन में गुड़ को शामिल कीजिए। फिर एक आता है कोकम। कोकम को जीवन में का अभिन्न अंग बना लीजिए। गुड़, कोकम, सौंठ और जीरा पाउडर और काला नमक, इन चीजों को मिला के शरबत बना ले। अगर इसमें गुड़ भी नहीं डालते हैं तो केवल कोकम और इसका जलजीरा टाइप बना सकते हैं। तो ये आपके शरीर को खूब सारा पोषण तो देगा और ये औषधि का भी काम करेगा। तो इस तरह हम कोकम का यूज कर सकते हैं। आपको एक कोकम बात क्या है? बता दें, कोकम क्या है? कोकम कोकम है। आप दुकान में जाके कोकम पूछिए, आमसूल कहते हैं उसको मराठी में। हाँ, तो कोई भी और एक और बात बता दूं, कोई भी चीज जो भिगाई जाती है उसमें फलों के गुण आ जाते हैं। फलों के गुण यानी क्या? फलों में पाचन की आ, मतलब इजीली पच जाता है, आसानी से पच जाते हैं फल। तो वही गुण, आसानी से पचने के गुण, धान्य में जो भी चीज भिगाते हैं उसमें आ जाते हैं। फली दाने अगर भिगा देते हैं तो पाचन में वो, उसका पाचन आधे घंटे में हो जाएगा। जो पाचन 6 घंटे 8 घंटे लगना था, टाइम लगना था, वो इतने जल्दी पच जाता है। और ये खाएं आप। तो एक तो बात हो गई जवार बाजरा। जवार अब ठंड में ठंडी होती है प्रकृति जवार की, और बाजरे की प्रकृति गर्म होती है। तो बाजरा गर्मी में बिल्कुल ना खाएं, सिर्फ ठंड में खाएं। फिर ऐसा नियम बना ले कि जो वो इस तरह का धान्य है, रागी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और भगर, तो ये आप दिन में एक बार मुख्य भोजन के रूप में इसको खाए ही खाए। अब क्या होता है कि हम लोग 3 प्रकार की चीजें खाते हैं: फल, सब्जी, कार्बोहाइड्रेट के रूप में सारा अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और ये कोदो, कुटकी, भगर, ये सब कार्बोहाइड्रेट के माध्यम है। और प्रोटीन के लिए हम दालें खाते हैं और दूध आदि से बने पदार्थ लेते हैं। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। लेकिन हम फल और सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करते। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे पाचन के लिए जरूरी है, हमारी आंतड़ियों की सफाई के लिए जरूरी है कि हम इनको खाएं। अब गर्मियों में मैं 2-3 छोटी बातें भी बता दे रही हूँ कि गर्मियों में हम खरबूज लाते हैं। तो खरबूज को, उसको खाने के बाद उसके बीजे फेंकिए मत, उसको मिक्सर में डालिए और पीस लीजिए। उसको छान लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ का पानी डालिए, थोड़ा नींबू डालिए, काला नमक डालिए, सौंठ पाउडर डालिए, जीरा पाउडर डालिए। वो एक पोषक, अति पोषक चीज बन जाएगी, शरबत बन जाएगा, उसको लीजिए। अगर आप आंवला कैंडी बनाते हैं तो घर पे उसको बना के रखिए, 4-5 किलो बना के रखिए। ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी है। तो
आंवला कैंडी बनाने के बाद उसका जो पानी बचता है उसको स्टोर करके रखिए। फ्रिज में रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, बाहर रखेंगे तो फंगस लग सकता है, लेकिन इसमें कोई केमिकल मत डालिए कि बाहर रखें और केमिकल डालें। इससे बेहतर है कि आप उसको फ्रिज में रख दें। उसका शरबत ले सकते हैं गर्मी, पूरी गर्मी भर, क्योंकि जैसे ही नवंबर में आंवले आते हैं तो उधर आप उसको रख देते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए एक पेय जिसमें पूरा आंवले का सत्व है। अब ये जो भोजन आपने किया है और नाश्ता किया है, तो 12 से पहले आपका नाश्ता फलों का होना चाहिए। भोजन में आप जितना खाते हैं, जितने में आपको कंफर्टेबल लगता है, उचित लगता है, बॉडी आनंद देती है, उतना खाएं। कई बार ऐसा होता है हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, फिर बड़ा भारी लगता है, फिर नींद आती है, तो इससे बचना चाहिए। खाना कम खाना चाहिए। वैसे सभी बताते हैं कि खाना 2 भाग खाइए, 1 भाग पानी के लिए रखिए, 1 भाग हवा के लिए रखिए। पर ऐसा हो नहीं पाता, तो जितना आपको उचित लगे, उचित खूब वो पेट भरने के बाद अच्छा लगता है, नींद आती है, तो बिल्कुल मत खाइए, वो उचित नहीं है। वो आपका अच्छा लगना नहीं है, अच्छा नहीं है। भोजन कम करें, उससे भोजन में सभी चीजें मौजूद हो। हम मीठा खा लेते हैं, तीखा खा लेते हैं, खट्टा खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, लेकिन खट्टा नहीं खाते। खट्टा अपने जीवन में प्रयास से शामिल कीजिए। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो कड़ू नीम के पत्ते ला के उसको धो के थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसका पहला पानी फेंक दीजिए और फिर पानी में उसको थोड़ा उबाल के उसको पी लीजिए। तो या उसका मिक्सर में घुमा के उसको उसका पानी ही बना लीजिए, वो लीजिए। तो कड़वापन बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। और ये हो गया। अब हमको शाम का भोजन है, शाम का भोजन किस तरह करें? तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है शाम का भोजन किस समय करना चाहिए? शाम को 5 बजे, बिल्कुल, धन्यवाद। 5 से 6 के बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। तो शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले करना चाहिए, तो उसका पाचन अच्छे से होता है, उसको समय मिलता है। अब आप के मन में आ रहा होगा जिन लोगों ने कभी किया नहीं है उनको कि शाम को फिर रात में भूख लग जाती है। तो देखिए, शाम को अगर आप 5 बजे भोजन करते हैं या 6 बजे करते हैं या 5:30 बजे करते हैं, तो 2 घंटे, 5 को किया तो 6-7, फिर आप अगर बाद में अ, 2 घंटे तो पचने में लग गया, फिर आप 1 आध घंटे में सो जाते हैं, तो उसके बाद आप पानी भी तो पिएँगे। 2 घंटे बाद आप पानी, अच्छा, भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना है, तो 1 घंटा 40 मिनट के बाद पानी पीना है। भोजन के बीच में आप पानी पी सकते हैं, घुट-घुट भर के, लेकिन पूरा भोजन होने तक आपको पानी नहीं पीना है। होने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, वो आपको 1 घंटे 40 मिनट के बाद पीना चाहिए। ये हो गई भोजन की बात। सूर्यास्त के पहले भोजन कर ले। भोजन में क्या खाएँ? तो वही, आप रात के खाने में खिचड़ी खा सकते हैं। कई लोगों को रात में थोड़ा हेवी खाने की आदत होती है, तो आप उस समय सूर्यास्त के पहले खा रहे हैं तो खा लीजिए भरपेट, और अच्छा है। फिर एक और बात है कि आप तली चीज़ें मत खाइए। अगर खाते हैं तो उसका प्रमाण रखिए, उसकी नियमितता रखिए। कैसे? कि बहुत कम मात्रा में खाइए, महीने में 1 बार खाइए। जैसे अभी ऐसा होता है ना कि हम लोग हर रोज़ पूरी, हर रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, वैसा मत करिए। आप उसको महीने में 1 बार कर दीजिए। और जिस दिन आप फल ये सब चीज़ें खाते हैं तली हुई, तो उस दिन ऐसा करिए कि एक टाइम खाना मत खाइए, उस समय सिर्फ फल खाइए। सुबह फलों में क्या खा सकते हैं, शाम को फलों में क्या सकते हैं, फलों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सुबह आपको नाश्ते में कौन से फल खाने चाहिए? पपीता खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, और 10 वगैरह बजे आपको 2 केले खाना चाहिए। जिनको एलर्जी है वो लोग इसको छोड़ दें, लेकिन प्रायः जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो भी छोड़ दें। प्रायः सभी को
2 केले खाने चाहिए। अगर अब ये प्रश्न उठता है कि डायबिटीज वाले खाए क्या? तो हाँ, डायबिटीज में शुगर, ये वाली शुगर खराब नहीं है फलों की, हम खा सकते हैं। तो हम फलों की प्रकृति बताए, तो जो ठंडी प्रकृति के फल है वो 4 बजे तक खत्म कर दे, 4 बजे तक खा ले। जैसे बीच में आप कुछ खाते हैं, तरबूज हो गया, तरबूज ठंडा है तो उसको 4 बजे तक खा ले। जामुन का समय 12 बजे के बाद है, तो उसको उस समय ही खाए, सुबह के समय जामुन नहीं खाए। सीताफल है, 12 से 4 के बीच ही खाएं उसको, बाकी समय ना खाएं। और केले, केले भी कई लोगों को ठंड लगती है केलों से, ठंडी प्रकृति के लोगों को केले से बचाव करने के लिए 10 के बाद खाएं या न खाएं अगर आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो ये ऐसे फलों की तासीर के अनुसार उनको खाया जाता है। ठंडे फल तो हमें पता है, चीकू है, डायबिटीज के लोग चीकू को कम खाएं, 2 खाएं केवल। नियमित तो कोई इतना खाता नहीं है, लेकिन एक फल रोज चीकू खाया जा सकता है डायबिटीज वालों को। डायबिटीज जिनको है वो गन्ने का रस भी पी सकते हैं। और इस तरह नारियल पानी, जिनको संभव है वो लोग नारियल पानी ले, जिनको संभव नहीं है वो कोकम का पानी ले। कोकम पेट में, तो कोकम का पानी जाए, वो खट्टा भी होता है और हमारे शरीर के लिए बेहतर होता है, औषधि है वो, कई गुणों से युक्त है। जिनका पेट साफ नहीं होता है, ऐसे कई लोग हैं जिनका पेट साफ नहीं होता, आसान सा तरीका है, रात में 3 अंजीर भिगा दे और उसको सुबह खा ले, बिल्कुल आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। जिनको सिर दर्द, एसिड बढ़ गया है, पेट में दर्द है और किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गैस भर गई है, वो सब लोग ध्यान से सुने। आधा चम्मच अजवाइन, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 चम्मच भी कर सकते हैं अजवाइन, और चुटकी भर काला नमक और गर्म पानी के साथ इनको निगल ले, तो इससे आपका सिर दर्द, पेट दर्द और गैस का बनना ये सब खत्म हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा ये गुणकारी है। सर्दी खांसी हो जाए तो काढ़ा बनाना सीख लीजिए, गिलोय को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। गिलोय कड़वी है, एक तो ये उसमें गुण है कि कड़वी होने से वो कीड़े वीड़े सब खत्म कर देती है, और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अजवाइन में क्या है, अजवाइन यह परिणाम ही दे देता है आपको। अजवाइन में क्या है पूछने की बजाय अजवाइन से क्या होता है, इसको आपको ज्यादा जल्दी समझेगा, अजवाइन खाने के बाद आपको समझ आ जाएगा। अगर कई दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी आप आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए और काला नमक ले लीजिए। और ये कुछ चीजें हैं। जिनको डायबिटीज है वो टमाटर, ककड़ी, करेला और लौकी, ये चारों का जूस ले, तो जूस 1 कप होना चाहिए। ये इतना इतना 1-1 इंच करेला, 1 इंच आधा टमाटर, 1 इंच ककड़ी, थोड़ी सी लौकी, ऐसा सबको लेके मिक्सर में पीस ले पानी डाल के और उसको छान ले। हर चीज में मीठा कितना खा रहे हैं जीवन में तो प्रतिदिन, उसका ध्यान रखिए। जीवन में जो कुछ भी करते हैं उस पर ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि हम करते जाए और जब परिणाम खराब आए तो हमें भी खुद भी न पता चले कि हमने क्या किया था। इतना निश्चिंत जीवन मत जिए, जीवन को सोच समझ कर जिए। कितना जा रहा है अंदर पेट में, इसका अंदाज आपको जरूर हो। सभी रस जाएं। अब हमने रात का भोजन तो बता दिया कि सूर्यास्त के पहले करना है, तो ये भी आप करिए। इसके बाद वज्रासन जो है वो करना है आपको भोजन के बाद। प्रतिदिन
धूप स्नान करना है। धूप स्नान के 2 समय होते हैं, एक तो सुबह करना चाहिए और एक धूप स्नान होता है 11:30 से 2:30 तक, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसी तिरछी होती है, तिरछी होने के बाद जो उसका सूर्य का खराब प्रभाव हम पे नहीं आता उस समय। तो आपको 11:30 से 2:30 का समय धूप स्नान के लिए ठीक है। अब बहुत गर्मी हो, बहुत धूप हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अपनी इतनी समझ तो रखनी चाहिए खुद को। तो जब ठंड के दिन है, जब संभव है तो उतना थोड़ा धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। अब शक्कर नहीं खाना चाहिए अ, और सेंधा नमक खाइए और इन सब चीज़ों की शुद्धता का ध्यान रखिए। हम लोग पूरे भारत से जुड़े हैं। अब क्या होता है कि मैं गुजरात आई हूँ, गुजरात मेरा शहर नहीं है। गुजरात में मैं मेहमान के रूप में आई हूँ। गुजरात में मैं घूम रही थी तो मुझे एकदम से इतने बड़े-बड़े वो दिखा सेंधा नमक, तो मैंने बोला मैं यहाँ से ले जाऊँगी क्योंकि पैक शुद्ध ये सब पत्थर जैसा, तो ये चीज़ें शुद्ध जहाँ-जहाँ जो-जो मिलता है, वो वहाँ से प्राप्त करिए। सब चीज़ें तो हमारे घर में, हमारे आस-पास नहीं होगी, तो वहाँ से लाइए, वहाँ से मँगवाइए और थोड़ा सेहत पे ध्यान रखिए, तो बहुत कम खर्चे में हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है। मेवे नहीं है तो फली-दाने भिगाइए, चने भिगाइए, मूँग भिगाइए, उसको थोड़ा-सा अगर ऐसा मौसम बारिश-वारिश जैसा है ना, उसमें खरा कीटाणु बन सकते हैं, तो थोड़ा बफ़ा लीजिए। चिपचिपापन लगे तो उसको धो लीजिए, धो के बफ़ा लीजिए। भाप से सारे उसके वो दुर्गुण नष्ट हो जाएँगे, जो उसमें आ गए थे पानी के कारण, मौसम के कारण। तो आज हमने ये बताया कि कोई भी चीज़ जो भिगाई जाती है, उसमें फलों के गुण आ जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हैं और कुछ भी नहीं है खाने को, तो आप अपने घर से अपना ये सारा खाना लेके निर्वाह कर सकते हैं। अब हमें कपड़े कैसे पहनना चाहिए? तो बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। थोड़ा ढीले कपड़े हों, सूती हो, कॉटन के हो, ज़्यादा उसमें डिज़ाइन ना हो। ठीक है, शादियों में जाना पड़ता है, तब तो आप फैशन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन रोज़ के जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो हम करते हैं। साबुन मत लगाइए, साबुन की ज़रूरत हमें नहीं है। घर का थोड़ा-सा कोई भी आटा ले लीजिए, मसूर की दाल का आटा, बेसन, चने की दाल का आटा या गेहूँ का आटा, तो इससे शरीर को मल लीजिए, थोड़ा-सा नींबू डाल सकते हैं, जो अवेलेबल है, थोड़ा-सा दही डाल सकते हैं, कोई भी एक चीज़ उसमें डाल लीजिए, 1 चम्मच, हो गया और मल लीजिए शरीर में, शरीर साफ हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ आंतरिक अंगों में ज़रूरत है आपको साबुन की, तो उतना यूज़ करिए। साबुन बिल्कुल ऐसा लोग लगाते हैं जैसे साबुन के लिए ही जन्म लिया है और नहाने के लिए ही लिया है, घिस-घिस, घिस-घिस करके, तो उतना साबुन और इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेशक अगर आप पूरा दिन-रात धूल में और मिट्टी में खड़े हैं, तो आपको खूब सारा साबुन ज़रूरत है, लेकिन वैसे नहीं। तो अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो लोग मज़दूर हैं, वो क्या करते हैं? तो ये प्रश्न उटपटांग है। ये प्रश्न कोई सही प्रश्न नहीं है। हम उनसे तुलना ना करें, हम सामान्य लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अगर कोई मज़दूर हो, तो वो पूछ सकता है, मैं उसको उसके जीवन शैली के लिए अलग से बताऊँगी। ये जीवन शैली आम लोगों के लिए है, जो यहाँ बैठे हैं। ये हम सभी एक प्रकार का जीवन जीते हैं, एक ही प्रकार का। हमारा उठना, बैठना, खाना, सोना सब समय समान प्रायः होता है, तो हम इन लोगों के लिए ये दिनचर्या बनाई। अब आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछिए। जी, आप में से कोई बहुत भी बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय बहन नेहा मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। और हमारे सदन में हैंड राइज हुए हैं,
आपने आज हमारे जीवन शैली कैसी होनी है और प्राकृतिक जीवन शैली के साथ हमें कैसे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस पर आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। हमारे सदन में बहुत सारे हैंड राइज हुए हैं। मैं आगे आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम। जी हूँ। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जीवन के संबंध में दी, हमको किस तरह से अपने जीवन व्यतीत करना है। मैं ये जानना चाहता था, जैसे आपने पहले कहा कि मैंने पहले पढ़ा और मैं स्वयं पीड़ित थी, तो वो आप बताएं कि आप प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ। जी हो। मैं बता देती हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई जो समझदार है वो अच्छी चीजों की तरफ जाता है। हर कोई जो ना समझ है वो गलत चीजों की तरफ जाता है। जैसे ना समझ है वो मांसाहार करते हैं, है ना। तो वैसे ही समझदार लोग हैं, अच्छी चीजें खाते हैं। तो जब अच्छे की आदत होती है तो आप अच्छे की तरफ जाते हैं, और बहुत ज्यादा इस पे और ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने अपने आप को ठीक किया। मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ती हूँ, खूब पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ते रहती हूँ। तो वो पढ़ने में मेरे आया तो बस मैंने अपने आप को ठीक किया पढ़ के। जैसे मैंने अभी आपको जितनी चीजें बताई, यही आप पुस्तक में से पढ़ लेते तो डायबिटीज, तो जैसे मैंने डायबिटीज के लिए जो जूस बताया, बस उससे डायबिटीज खत्म हो गई। बहुत अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल है जिंदगी। जी जी जीवन जीने जी का जी। एक जो तरीका है वो नसीब से परिवार अच्छा हो तो मिलता है। दूसरा नसीब ये होता है खुद में अच्छे जीन्स हो तो आपको परिवार कैसा भी मिले आप उसमें से भी अच्छे हो जाते हैं। तो मेरे नसीब में सब अच्छा रहा, परिवार भी अच्छा, और मुझे अच्छी चीजों की ओर झुकाव ज्यादा रहा है। जी धन्यवाद। आगे प्रश्न। जी जी, बहुत सुंदर। आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, महाराष्ट्र से है, नागपुर से ही है। मैं वर्धा नागपुर से है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित। धन्यवाद रंजना जी। आज की बहन जी जो हमारी मुख्य अतिथि है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मेरा सिर्फ उनसे निवेदन है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली। इसको एक लिखित रूप में यदि आप हमारे ग्रुप में डाल देते, क्योंकि कई चीजें ऐसा है कि आपने बहुत सारी जो चीजें बोली बता दो, वो लिखने में बता या दो। याद करने में बस वो संभव नहीं होगा। वो एक चीज। जी और दूसरी चीज कि जिसको हम बोलते कि भाई आम आदमी अफोर्डेबल, जिसको मतलब क्या है कि कई चीजें इसमें जो कॉमन आदमी के अफोर्ड में नहीं आती, तो लो कॉस्ट मेजर्स क्या हो सकते हैं एक डाइट के, उसके संदर्भ में अगर कुछ आपका चिंतन होगा तो उसे भी उसमें डाल देना। धन्यवाद। हाँ जरूर। मैंने वैसे तो बता दिया है, मेवे बताया, फल बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको मूंगफली के दाने, चने और मूंग बताया, केले भी जी बताया। जी जी बहन जी, बिल्कुल वो बहुत है ना? अच्छी चीजें बताई जी आपने। आंवला भी जी बताया, यानी अफोर्डेबल हाँ जो चीजें है वो भी जी बताई आपने। जी जी। धन्यवाद। और मैं आपको यहाँ 1 मिनट में आंवले का कैंडी बनाना सिखा देती हूँ, 1 ही मिनट में। आंवले को उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें गुड़ में डाल दीजिए। जितना आंवला है, 5 किलो आंवला है तो 5 किलो गुड़ डाल दीजिए, 1 किलो है तो 1 किलो डालिए। उसको रोज 3 दिन तक रखिए उसमें। चौथे दिन उसको निकाल लीजिए और फैला दीजिए। ओ, घर के अंदर ही फैलाना है 5-6 दिन तक। बस आपका कैंडी तैयार हो जाती है। उसमें जो पानी बचता है वो आपके शरबत के लिए काम आता है। अगला प्रश्न। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, मैं उनको सादर आमंत्रित। जी बहन जी ओम। ओम जी। दूध दूध ले सकते हैं कि नहीं गाय का? हाँ बिल्कुल, गाय का ही ले सकते हैं दूध। सारा दूध दूध नहीं होता है, सिर्फ गाय का जो आपकी आंखों के सामने देशी गाय का दूध हो वही दूध होता है। जर्सी नहीं, का देसी दूध गाय। ये तो आप, हाँ जी देसी गाय का। बिल्कुल लेना, ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक, गाय का धन्यवाद। दूध लेना चाहिए, वो अमृत है। और लेकिन बाकी सब, और पर एक और बात है, इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि जहाँ से ले रहे हैं वो गाय क्या खाती है, कहाँ घूमती है, नहीं, इसकी घर का ही है, घर बारीकियां का। देखो।
घर का, घर की अच्छी गाय। अच्छी। हाँ हाँ, लेना चाहिए वो चाहिए, जरूर लेना गिर चाहिए। गिर गाय, गिर गाय। अरे बहुत, जरूर, वो तो अच्छे लोगों को बांटिए भी और खुद भी लीजिए, बहुत अच्छी बात है। जी आप ठीक है। भाग्यशाली है कि गिर गाय को। जी दूध, घी, दही उसका ही उपयोग करते हैं हम। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो छाछ लीजिए, भोजन के बाद सबने छाछ लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ सुबह के भोजन के बाद, शाम को नहीं। दही बिल्कुल शाम के बाद नहीं खाना है। तो सुबह उठना कितने बजे? आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त में, कितने बजे? 4:30 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे। हम 5 बजे उठकर ये योगासन प्राणायाम करते हैं, कोई 5:30 बजे। ना ना, नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नहीं, वो नहीं, फल नहीं मिलता है जो मिलना तो चाहिए, उसके थोड़ा पहले और आधा घंटा। उसके पहले उठ के क्या करें? आप मेडिटेशन करिए ना, जी सबसे जी अच्छा समय मेडिटेशन के लिए होता है। जी देखिए, मेडिटेशन यानी बोलना, कुछ मंत्र पढ़ना नहीं है। मेडिटेशन यानी 2 ही स्टेप है, ओमकार और श्वास प्रश्वास। बस इतना है। ये 2 चीजें इतनी छोटी लगती है, लेकिन इसका समय बढ़ाना है। ओमकार 5-10 मिनट तक करना है। श्वास प्रश्वास तो हम लेते हैं, लेकिन जानकर श्वास प्रश्वास लेना ही मेडिटेशन है। और ईश्वर ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। जो दुखी पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो स्वस्थ हो, सब अच्छे हो। ये हमारा कर्तव्य मेडिटेशन के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन हम बैठे बैठे मानसिक रूप से सेवा कर रहे हैं हम, है ना, सबकी लोगों की। जी। एक चीज और है, व्यवहारिक रूप से जो भोजन का है कि भोजन सूर्योदय के पहले 5, 5:30, 6 बजे, एक बहन जी ने बोल तो दिया 5:30, 6 बजे करना चाहिए, लेकिन ऐसा जी, व्यवहारिक रूप में हो नहीं पाता, क्योंकि सब दूर बिल्कुल भोजन नहीं हो पाता। रात में ही किया जाता है। जैसे अपन कोई विशेष मेहनत करें तो हो पाता है, ये शादियां वगैरह, ये सब जो भी फंक्शन होते हैं सब रात को ही होते हैं। इसके बाद में अपने घर भी भोजन शाम को ही बनता है, सूर्योदय के बाद ही बनता है, पहले तो नहीं बनता है। ऐसा हाँ मतलब जी। होता नहीं। अब जी। अब वो बहन जी को तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने उनका नाम ले लिया, तो मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने, वो इतना जानती है कि कम से कम ये तो उन्होंने बोला 5 बजे। अब वो ये बनता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में, होता नहीं है ऐसा कोई बात नहीं होती है। हर अच्छे काम को करना पड़ता है, होता कुछ वो भी कहना नहीं है। आपका सही है, बिल्कुल सत्य वचन। बस इतना ही सत्य है, और इसके अलावा कोई भी जितनी भी बातें हैं वो असत्य है, गलत है। तो भोजन बनाइए ना, क्यों नहीं? अगर आप 8 बजे खा सकते हैं तो 5 बजे क्यों नहीं खा सकते? अगर आपसे रोटी बनाना नहीं होता है तो खिचड़ी बना लीजिए, दलिया बना लीजिए। क्वांटिटी बढ़ानी है। नाश्ते में अगर आप 1 कटोरी खाते हैं तो भोजन में कटोरा खाइए, हो गया आपका भोजन। जरूरी थोड़ी है कि भोजन में विविध स्वाद हो। सिंपल सा जैसे उपमा जैसे स्टाइल से दलिया बना लीजिए। दलिया भी घर पे बनाइए। बताते बताते एक बात और बता दूं कि ये सारे आटे जितने भी आप बाहर से खरीदते हैं ये अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको, उनकी गलती नहीं है, लेकिन उनको उसको टिकाने के लिए उसमें केमिकल्स डालने पड़ते हैं। मैदा ठीक नहीं है, उसमें केमिकल्स डलता है। रंगीन मिर्ची जो होती है कश्मीरी के नाम से, पाउडर में केमिकल डलता है। तो जितना भी पैक फूड है वो मत खाइए। जितना भी कोई भी ड्रिंक हो, पीने की चीज हो, हर किसी की उसमें केमिकल है, डालना ही पड़ता है। अगर आंवला कैंडी बाहर भी बनाओगे तो वो कितने साल में बिकेगी उनको भी नहीं पता, तो उसमें केमिकल डलेंगे ही डलेंगे। इसलिए घर पे हर चीज घर की बनी खाइए। चमनप्राश जो बाजार में मिलता है, चमनप्राश ले सकते हैं। हाँ, वो सब चीजें आज ऐसा है कि आपको देख के लेनी पड़ेगी कि वो वैसी उस उत्तम क्वालिटी की हो, गुणवत्ता की हो, क्योंकि सब केमिकल डालते हैं। केमिकल डली ना हो, इसका ध्यान रखिए। जी, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर नेहा जी और अशोक भैया का संवाद। मैं आगे हैंड राइज मुन्नीलाल भाई साहब का है और भी है। सबसे पहले मैं पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार की तरफ चलते हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मैं सादर निवेदन करती हूँ।
आज के हमारे योग कक्षा और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर नेहा जी के साथ संवाद करने के लिए। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। बहुत आज की हमारी मुख्य अतिथि नेहा जी का बहुत अभिनंदन। जी एक जो नमस्ते। जीवन शैली हमारी होनी चाहिए उसके बारे में आपने आज जो बताया है, ये कितना अनुसरण हम कर पाएँगे, कितना हम कर सकते हैं, ये मुझे लगता है सबके व्यक्तिगत अपनी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है और उसकी परिस्थिति के अपनी ऊपर भी निर्भर करेगा हाँ, काफ़ी हद तक। लेकिन लेकिन फिर भी हमें ये जो जीवन शैली है, इसको समझने के लिए और अपने जो हमारे पूर्वाग्रह हैं और जो हमारा सोसाइटी है या हमारा परिवार है, जो उस तरह का माहौल है, उसमें ढालने के लिए मुझे लगता है कि इसको हमें बार-बार इसके ऊपर हमें चर्चा या इसको संवाद करने की ज़रूरत है। इसमें कि पहले हमारे अपने कॉन्सेप्ट पहले ठीक हों, पहले अपने हमारी बातें हम समझ सकें और जो बातें बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आइडियल हैं, लेकिन वो इस आइडियल के कितने नज़दीक हम पहुँच पाएँगे, कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं और उसको हम परफेक्ट कैसे कर पाएँगे, ये सब चीज़ों के ऊपर शायद हम और संवाद हमें और सुनने की, समझने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मुझे एहसास होता है क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो नेचुरल लिविंग है या नेचुरल फार्मिंग हम कहते हैं या प्रकृति के साथ जो हम संवाद की बात कर रहे हैं कि प्रकृति के ट्यून के साथ हम मिल सकें, उसकी वाइब्रेशंस के साथ हम अलाइन हो सकें। ये हमारे जो आर्टिफ़िशियल लाइफ़ आ गई है, आर्टिफ़िशियल लाइफ़ क्रिएट हो गई है, उससे बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा रेज़ोनेंस है, जिसको हम रेज़ोनेंस कह सकते हैं, प्रकृति के साथ जो हम रेज़ोनेट करें और उसके साथ लय से लय मिलाएँ उसके मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मिलाने का जो काम है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा हमें और क्योंकि जो हमारी जीवन शैली हो गई है, वो परिवर्तित हो गई है और प्रकृति से बिल्कुल ही दूर चली गई है। तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने बताया है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो प्रकृति का जो रेज़ोनेंस है, समय का रेज़ोनेंस है एक टाइम का रेज़ोनेंस है और हमारे जो अपने बॉडी पार्ट्स का जो रेज़ोनेंस है, जब तक कि वो नहीं मिलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होंगी, अलाइन नहीं होंगी, तब तक कि और लेकिन सबसे पहले हमारे हमारे जो थॉट का रेजोनेंस है और हमारे जो स्पिरिट का रेजोनेंस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपके साथ और संवाद करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ ना कुछ सेशन से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, रेजोनेंस भी धीरे धीरे होगा। उसका जो फॉर्क होता था ना, पहले फॉर्क लेते थे, हम टेस्ट करते थे स्कूल में, तो उससे हम रेजोनेट कर पाते थे। उसको फॉर्क को क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। वो चीजें हमें करने का लगेगा और तो इसलिए आपका पुनः आने वाले समय पर जब भी हम चर्चा करेंगे, आप चर्चा करते हैं और अपने एक्सपीरियंस सुनाएं। कुछ लोग क्योंकि सबके एक्सपीरियंस सबके अलग-अलग होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सब अगर जिसने कोशिश भी की है उनके एक्सपीरियंस कुछ चीजें हो पाएंगी, कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी। शुरुआत में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, रेजोल्यूशंस नहीं हो मैं पाएंगे, अपना बिल्कुल नंबर दे देती हूँ कठिनाई सबको। होगी उसमें। जी, मैं अपना नंबर दे जी देती जी हूँ, आप बिल्कुल। मुझसे संपर्क करें। आप जो नहीं कर पाते मैं सब करवा लूँगी आपसे। मैं दूर में बैठ के भी सब करवा लूँगी सबसे। मेरे पास इतने तरीके हैं चीज़ों के। इतनी जी रेसिपीज़ जी आपको बता बहुत दूँगी सुंदर कि नेहा आपके जी। लिए सब आसान होगा। और देखिए हर चीज़, हर अच्छी चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। बुरी चीज़ें हो जाती है, एक्सीडेंट कैसे जल्दी से हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे से चलना है तो प्रयास से चलना पड़ता है। साइड साइड से पैदल जा रहे हैं, फुटपाथ से चलना पड़ता है। तो दुर्घटनाएं आसानी से हो जाती है। जिंदगी को अगर संभालना है, अच्छे से चलाना है, प्रयास करने पड़ते हैं। और आप सब जो योगासन करते हैं, योगा करते हैं, वो ये सब कर सकते हैं। उनके लिए ये सब सुनना, समझना, करना आसान है। मेरा फ़ोन नंबर मैं यहाँ दे देती हूँ।
लिख लीजिए 810 जी, एक मिनट। हाँ जी, 810-486 जी, 2595। 810-486-2595। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिस किसी को भी अपनी जिंदगी को बदलना है, सुधारना है, स्वागत है आपका। मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद न करें और सुबह कभी भी कर सकते जी, हैं। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने आपने सॉल्यूशन दिया और ये भी एक स्वागत किया हम सबका कि आपसे संपर्क करें, और इसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन है, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, जैसा मैंने कहा, मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप में एक भिन्न होता है, उसकी अपनी सोचने की प्रक्रिया, उसकी अपने काम करने की प्रक्रिया, उसकी मोटिवेशन की प्रक्रिया। तो इसलिए सॉल्यूशंस जो है वो कस्टमाइज करने पड़ते हैं, तभी जा करके उसका सही रूप से सॉल्यूशन निकल पाता है। तो इस चीज के लिए भी आपका और इस योगाहार परिवार में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ कि आपने ये बहुत बड़ा दिल दिखा करके हम सबको अपने साथ सम्मिलित किया है। इसके लिए भी आपका आभार है, अभिनंदन है, और हम लोग आपसे संपर्क में रहते हुए आगे जरूर जो भी साथी की जरूरतें हैं वो उससे सफलता मिलेंगी। बस उनके अनुभव को हम जरूर सुनना चाहेंगे इस मंच पर, और उसमें भी उस अनुभव आधारित समाधान और समस्याओं का कैसे उन्होंने उसका पार किया है, से भी जी लोगों की मोटिवेट होने पर बहुत मदद मिलती है इसमें। तो जी मैं इतना कह के आपसे जो संवाद हुआ है बहुत सुंदर, और मैं इसी मंच से आज की जो हमारी योग शिक्षिका थी डॉली जी कलकत्ता से, बहुत सुंदर उन्होंने आज योग कराया, बहुत ही एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ। ऐसी ऊर्जा बहुत कम देखने को मिलती है, और वो भी बैठे बैठे ही पूरा योग का पूरा सेशन ले लिए हैं और पूरी ऊर्जा के साथ किया, तो इसलिए उनका भी अभिनंदन। और आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत सुंदर, आज की कक्षा भी हमारी बहुत सुंदर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से ये आज संपन्न भी हुई है। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब जी, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी जी है, उनको मैं सादर निवेदन करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। और कोई प्रश्न है किसी का? जी जी हाँ है जी हाँ आदरणीय बताइए, जी 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 ले लीजिए, प्रश्न ले जी, लीजिए। बहुत 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 साधुवाद। और जैसा आदरणीय हमारे पतंजलि योग पीठ से श्री पवन कुमार जी ने सभी उपस्थित सदन में भाई बहनों का धन्यवाद दिया है कि आप सब लोग उपस्थित हैं। और आज की हमारे योगाचार्य बहन जी और आज की जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर नेहा जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने दिनचर्या के ऊपर जो बात बताई है, क्योंकि हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सारी चीज़ कर पाएंगे। पहला सुख है निरोगी काया। इसके जो आपने सुबह उठने से लेकर के सोने तक के खान पीन रहना, जो भी सारी चीज़ें बताई हैं हम सब ने सुनी हैं, और यह यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड हुआ है। योगाहार कार्यक्रम के नाम से यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन यह कार्यक्रम रिकॉर्ड होता है, और जो लगातार हम तीसरे वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्वैच्छिक कार्यक्रम लगातार संचालित है। जिन भाई बहनों ने नहीं लिख पाया है या जो सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं अपने परिवार को, वो यूट्यूब चैनल पर योगाहार लिख करके, आज की तारीख लिख करके और उसको सर्च कर सकते हैं और सुन सकते हैं। मेरा सवाल आदरणीय बहन जी ये है कि जो आपने कहा कि भोजन के 2 घंटे बाद या पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तो ऐसा क्यों भोजन के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना या 2 घंटे बाद पीना चाहिए? दूसरा, फिर आपने कहा है कि बीच बीच में हम कुछ कुछ पानी पी सकते हैं, तो हाँ, बीच में पानी पीना इसके दो अमृत की तरह, अमृत का काम करता है। बीच में पानी पीना, जैसे 2 कौर खा लिए और एक छोटा सा घूंट पी लिया, तो वो भोजन को सरकाने का काम करता है, और वो भोजन को के लिए उतना जरूरी है। लेकिन बहुत पानी पी लिया भोजन की शुरुआत में ही,
तो वो जो जठराग्नि प्रदीप्त हुई है वो बुझ सी जाती है। अग्नि पे पानी डालने का काम होता है, तो हमको पानी नहीं बीच में पी सकते हैं, पहले और बाद में नहीं पी सकती है। बीच में वो अमृत का काम करता है, अन्न सरकाने का, अन्न को अन्न को एकदम जो गाढ़ापन है वो उतना नहीं चाहिए, तो बीच बीच में आप पी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पिया तो कोई बात नहीं, पर तुरंत बाद या तुरंत पहले खाना तो बहुत खराब है, बहुत अधिक खराब है। तो प्रदीप्त हुई अग्नि को बुझाने का काम करता है पानी। ठीक है। जी बहुत सुंदर। बहन जी, जैसे भोजन के बाद दोपहर में हम तुरंत बाद छाछ पी लेते हैं, तो क्या उचित है पीना या नहीं है? हाँ, उचित है पीना, छाछ का पीना उचित है। छाछ बहुत ज्यादा अच्छी है, और छाछ उल्टा नहीं जो पीते हैं वो भी छाछ को अपने जीवन में शामिल कर ले तो तो छाछ अ, जी, छाछ पीने से क्या जठराग्नि ठंडी नहीं होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। उसका जो बहुत कॉम्बिनेशन होता है ना, जी दही गर्म होता है और छाछ जो है ठंडी होती है पानी की वजह से। किसी भी चीज में जो ठंडी गर्म है उसमें पानी डाल दीजिए, वो ठंडी हो जाती है। गुड़ को अगर रात में पानी डाल के रख दो, गर्म गुड़ सुबह तक ठंडा हो जाता है। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे और भी बातें करेंगे। जैसे कुछ लग जाता है, कुछ गिर गए तो कैसी चिकित्सा घर के घर में हम लेनी चाहिए, और मैंने अपना नंबर भी दिया है। और कुछ पूछना है प्रश्न तो प्रश्न लीजिए, प्रश्न को छोड़िए मत आज। आपके आपके चूंकि भाव को प्रणाम करता हूँ, आपकी विचारधारा को, कि अधिक से अधिक आप जो है कल्याण कर सकें, लोगों को मार्गदर्शन दे सके। ऐसे जो भाव है, आपने आपने कहा है कि मेरा नंबर सबको दिया है आपने, कि हम सबसे करा लेंगे। ये भाव आपके हैं, जो ये मत भाव हैं, ये भगवत भाव है, इनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और मैं आगे आशा रावत जी का सबसे पहले हैंड राइज था, मैं उनको आज सादर आमंत्रित करती हूँ। हाँ, ओम जी, पूरे सदन के आदरणीय भाई बहनों को कोटि कोटि नमन। और मैं आज के मुख्य अतिथि को भी दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने ओंले के बारे में बताया ना कि गुड़, तो गुड़ कैसे, किस प्रकार कैसे डाले, हम उनको पिघला के डाले कि पूरा डाले? नहीं, आप डाल देते हैं ना, वो पिघल जाता है बाद में। जी और अगर आप उसको पिघला के डालेंगे तो पानी डालेंगे, पानी नहीं डालना है, क्योंकि जी आंवला अपना पानी बाद में बहुत छोड़ता है। तो जी जैसे ही आंवले को आपने उबाल लिया, उसमें गुड़ डाल दीजिए और जी थोड़ा सा हल्के हाथ से हिलाते रहिए, तो वो हल्के हाथ से 2-3 घंटे बाद वो पानी पानी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और गुड़ को थोड़ा तोड़ के डालेंगे, एकदम जी इतना बड़ा जैसे आता है वो ना डालें, तोड़ हाँ के डालेंगे, हो जाता है, आसानी से हो जाता है, करके देखिए। कोई भी चीज जब 5 किलो बता रहे हैं तो 1 पाव 4 आंवले लीजिए, इतना जी गुड़ लीजिए, आधी कटोरी डाल दीजिए, कर लीजिए आज ही। तो जो काम है ना वो तुरंत कर डालिए, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, तो बहुत मजे से हो जाता है सब। बहुत और बहुत अगर कोई यहाँ धन्यवाद। मांसाहार, जी धन्यवाद, कोई यहाँ मांसाहार करता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, इससे बुरा कुछ नहीं है जिंदगी में। ये कई तरह से पाप भी है, और आप एक जीव को मार रहे हैं। क्या आप अपने ऐसा किसी दूसरे के बच्चे को काट के खा सकते हैं? कोई बीच में बोल रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। जी तो जो तो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए क्या हुआ कि जो उनका मांसाहार छूट जाए? हाँ, इंसान बनिए, इंसान बनेंगे तो छूट जाएगा। ऐसा सोचिए कि गाय बकरी और जो है वो भी उनके में भी जीव है। अगर आप उनको मारते तो क्या उनको दुख नहीं होता? उनकी बद्दुआएं नहीं लगती आपको? तेरा भी ऐसा ही हश्र हो, तेरा भी ऐसा ही अंत हो, कैसा लगेगा सुन के? बोल पाता तो, बोल नहीं मैं पाता है, बोलता वही है। आपका अंत वैसा ही होता है। या ऐसे ये सब खाने वालों को के ही बच्चे बुरे निकलते हैं। अच्छे के निकल जाए ना तो उनको दुनिया बुरी कहती है। तो लेकिन मैंने अगर तो ऐसे कभी नहीं मांसाहारियों, खाया अभी।
लेकिन मांसाहारियों के बच्चे अगर बुरे निकलेंगे ना, कर्म ही ऐसे थे, बाप ही ऐसा था, तभी बेटा ऐसा हुआ है, ऐसा लोग कहेंगे। मत खाइए दूसरों के बच्चों को, दूसरे जीवों को मार के अगर आप पेट भरते तो इंसान नहीं, इंसान तो है ही नहीं, आप है ही नहीं। और ऐसे लोग अगर कोई भी हो तो वो चिकित्सा ना ही ले, प्राकृतिक चिकित्सा, वो तो उनका जीवन तो भ्रष्ट है और उनका अंत भी तो अच्छी बात है, उनके प्रति हाँ, कोई दया नहीं। हाँ, अरे ये भी आप वो किसी है दूसरे बहुत, के मैंने बच्चे को भी अभी तक नहीं कैसे मार के होकर खा रखा सकते? है। हाँ, मैंने भी नहीं खा रखा अभी तक ये मांस कैसा होता है, उसका स्वाद क्या होता है, लेकिन बहुत लोग जो बहुत मांसाहारी है ना उनके लिए बोल रही हूँ, नहीं नहीं, कई लोग है। हाँ जी, अच्छा किया आपने पूछा, लेकिन नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरी चीज है। वो मेरे से जुड़े जो मांस खाते हो, जिनको छोड़ना है मैं उनका जी, छुड़वा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और मैं आगे आदरणीय राजीव जी भाई करती हूँ। जी राजीव भाई साहब। जी, ओम सदन को सत सत नमन। जी नेहा जी, नेहा बहन जी ने उत्तम ज्ञान दिया और बड़ी सहजता से सरल हमारे उपयोगी बातों को बताया, बड़ा आनंद आया। जैसे रात को गुड़ को पानी में डाल देना, उसके साथ कुछ जीरा डाल देना और कुछ थोड़ा सा और समझने के मैं प्रयास करता हूँ और उसको पी लेना, मतलब इतना आसानी से जिंदगी को जीने के लिए। फिर आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण अभी बात बोला कि थोड़ा सा आंवला ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, अभी बना लीजिए, इंतजार क्यों करना है। ये मेरे मतलब क्या है, हृदय को द्रवित कर दिया है। बड़ी आनंदमय बात है कि अभी करिए भाई, जो भी करना है अभी करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन करिए, छोटा करिए, कम करिए, ज्यादा करिए, लेकिन करिए। उत्तम। मैं थोड़ा सा इसलिए इसलिए आनंदित हूं कि थोड़ा मुझे इस काम में आनंद है। मैं कुछ दिनों से 3 साल से लगभग मैं साबुन नहीं लगा रहा हूँ, और कभी लगाता हूँ तो गोमय साबुन लगाता हूँ या मुल्तानी मिट्टी लगा लेता हूँ, तो ये आनंद है। अब ये तो आपका ये चर्चा, आपको बड़ा बड़ा खूब खूब धन्यवाद, एक बार फिर से बोलूं कि बड़ा हम सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ पाए। ये जो आंवला कैंडी बनाने की बात आपने, 1 किलो आंवला 1 किलो गुड़ को उबाल के रख के 3 दिन गुड़ में मिलाकर रख देंगे। 3 दिन रखना है ना, गुड़ के साथ मिलाकर 3 दिन। जी और फिर उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन में जैसे सूखता है, छांव में घर में पंखा के नीचे वगैरह सुखा सकते हैं, इसी है ना। जी जी जी, अब 5 बस दिन इस लगते हैं सूखने में, 3 दिन भीगने में, बस हो गया। 3 दिन गुड़ में डूबे रहे और फिर थोड़ा उसको हिलाते रहे, हाँ, और 5 दिन उसको सुखाते रहे, और जो पानी है इसमें उसको काला नमक डालना कि नहीं, काला नमक इसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं डाल। बाद में इसकी मैं रेसिपी थोड़ी बता देती हूँ। बाद में इसमें ना शक्कर का पाउडर, मिश्री, शक्कर का अर्थ मिश्री होता है। जी जी। मिश्री और काले नमक का पाउडर, जीरा, हींग, जो चाहे आप डाल सकते हैं इसमें, मिर्च छोड़ के, तो काली मिर्च, तो इसका पाउडर इस पे डाल दे आखिरी में, 5वें दिन कोटिंग हो जाती है अच्छी, खराब नहीं होता। और मैंने नंबर दिया, अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे रात में 10 बजे से पहले फोन कर सकते हैं। जी जी, मैं अवश्य संपर्क करूंगा आपको। जी जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। ओम। जी 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे अगला सवाल आदरणीय नीलकंठ साबळे भाई साहब है, शेगांव महाराष्ट्र से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम प्रणाम रंजना दीदी जी, और आज के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर साहब को भी मेरा प्रणाम। मैं शेगांव महाराष्ट्र से हूँ। मेरा प्रश्न है कि B12 कम हुआ तो उसको बढ़ाने के लिए अपने शाकाहारी में कौन सा उपयोग करना चाहिए, और दूध के डी सारे, विटामिन के लिए तो सूर्य का और खाने में क्या बढ़ाना है B12 और विटामिन डी के लिए? हाँ हाँ बता रही हूँ। ये सारा जो दूध के पदार्थ है ना, देशी गाय का दूध, हाँ, ये दूध के सारे पदार्थ खाइए आप। आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो दूध के पदार्थ खाइए, वरना छाछ, दही, ये चीज खाइए। ये पाचक है ज्यादा, दूध से ज्यादा पाचक दही है, तो आप ये खाइए। और एक और चीज बता रही हूँ, बासा भात है,
रात में जो भात बना है उसमें 1 चम्मच दही और 1 कप पानी डाल दीजिए। 1 चम्मच दही, 1 कप पानी और थोड़ा-सा काला नमक। तो रात में इसको रख के सुबह बासा भात खाइए आप। अगर ये चबाने में कठिन जा रहा हो तो इसको मिक्सर में पीस के इसको खाइए आप। ये बहुत पोषक होता है, इसमें B12 होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि जैसे कि दालें जो खाते हैं तुअर की, अरहर की, तो उससे एसिडिटी बढ़ती है, तो उसका संबंध जैसा होता है कि दोपहर के 2 बजे के बाद दाल खाओ तो ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है, या ईश्वर उत्त करकर उत्त जो जाता है उस शहर के नजदीक से, तो उससे भी कुछ उसका फर्क पड़ता है क्या एसिडिटी पर? हाँ, देखिए एसिडिटी सबके अपने-अपने जीवन शैली, वो कैसा जीता है, वो उसका प्रमाण एसिडिटी का वैसे हो सकता है। अब एक बात बता दूं, इस यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती। मिट्टी के बर्तन में खुले में दाल को उबालिए, दाल के ऊपर जो फेस आता है उसको फेंक दीजिए, एसिडिटी निकल गई। एसिडिटी को कम करने के लिए अजवाइन आधा चम्मच, चुटकी भर काला नमक गर्म पानी के साथ निगल लीजिए खाली पेट, या तो खाली पेट सुबह हो या खाली पेट रात को हो। ये और एसिडिटी की मात्रा आपके काम का स्थान और पूरा जीवन के ऊपर अलग-अलग निर्भर होता है। ठीक है? किसी की प्रवृत्ति पित्त की होती है तो उसको एसिडिटी होगी। तो ये फिर कोकम खाइए, कोकम एसिडिटी को कम करता है। ठीक है? बहुत आप बहुत संतुष्ट धन्यवाद। हैं? ठीक, हाँ संतुष्ट है। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अगला सवाल आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, मैं आज डॉक्टर नेहा जी बहुत ही अच्छे प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया, लेकिन मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए था इसी मंच पर। किसी पूर्व प्राकृतिक से जानकार ने बताया कि खाने के तुरंत बाद छाछ न पिए। हमने पूछा था प्रश्न ये, जैसा मुनीलाल जी ने बताया, इसीलिए मैं इसको क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि इसको भी 1 घंटा बाद पीना चाहिए, तुरंत पी? जी वो वैसे तो बात सही है कि 1 घंटे बाद लें, और अगर किसी को निकलना है बाहर खा के तो वैसे स्थिति में तुरंत ले सकते हैं। ठीक है? अनिल जी, आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं? चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। जी जी जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी। जी जी ओम। जी ओम। एक 8 साल की बच्ची है, जब वो खाना थोड़ा सा खाएगी उसके बाद हल्का हल्का दर्द होता है पेट में अनिल उसके, तो क्या तिवारी जी, करना? हम इन बातों को अलग से फोन पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जी हम लोगों के रुचि के प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है? ये पर्सनल सवाल, हम फोन नंबर आपने लिखा ना हो तो मैं जी जी लिखवा जी, लिख देती हूँ। लिए हैं, लिखी? ठीक लिख है। लिए हैं, लिख लिए हैं। जी ठीक। ठीक। और कोई प्रश्न है? आदरणीय मिथिलेश बहन जी, वैशाली बहन जी सबसे पहले। जी ओम वैशाली जी। ओम ओम, सभी सदन को ओम, दीदी को ओम। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला ओम। है। हाँ, आरोग्य के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन मिला। और मेरा ऐसा प्रश्न है कि छाछ और दही रात को नहीं, क्यों क्यों लेना है? छाछ और दही रात को क्यों खाना नहीं है? ये थोड़ा सा। ये रात में हम सोते हैं, आराम का समय होता है। ठीक है? छाछ और दही ये जल्दी पच जाने वाली चीजें हैं, और हमें उतना रात में उन चीजों का नहीं करना है। वैसे हमारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है कि वो जल्दी पच जाए, वो अपना समय ले। जी हाँ, जी हाँ। वो अपना समय, कोई भी चीज है जो अपना पूरा समय लेना चाहिए, तो वो सिस्टम के अनुसार ठीक होता है। ऐसा नहीं जल्दी से उसको पचा लिया और रात में फिर आधी रात में उठ गए, रात में कोई प्रॉब्लम हो, पेट दर्द हो अच्छा। जल्दी पाचन की वजह से।
अनियमित हो, तो रात में पाचन की एक अपनी अंगों के अपने एक समय है, सारे अंगों के हमारे समय है रात के अनुसार, वो विषय विस्तृत है। तो वो उसके अनुसार हमें रात में दही और वो चाशनी, रात का समय दूध का समय है, दूध पचने में टाइम लेता है, वो रात के लिए ठीक इसलिए कहा गया है। दही पचने में कम जल्दी पच जाता है, इसलिए वो दिन में लिया जाता है दही और छाछ। जा धन्यवाद दीदी। ओम। जी ओम। धन्यवाद वैशाली बहन जी। और आगे मैं आदरणीय मिथिलेश बहन जी है उत्तर प्रदेश से, मैं उनको सदर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। रंजना बहन को धन्यवाद, और हम आज के हमारे मुख्य अतिथि नेहा जी को भी मेरा प्रणाम। और मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। वो क्या है कि आजकल जैसे बच्चे होते हैं छोटे वाले, और वो जब खाना खिलाते हैं उनको, तो वो खाना खाते नहीं। फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है कि मोबाइल निकाला जाता है या फिर टीवी पे कोई चलाया जाता है, और वो दिखा दिखा के बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो ये समस्या इतनी बड़ी हो रही है कि इसका समाधान यदि आप कुछ सुझाएं तो यही मेरा प्रश्न है। हाँ, मैं सुझाती हूँ। वैसे ये पर्सनल प्रश्न होके भी ये सार्वजनिक है, सभी का प्रश्न है। जी। ऐसे माता पिता गलत है, उनको पालना नहीं आता बच्चों को, उनको समय देने की इच्छा नहीं है, वो बच्चे के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपना हितैषी है स्वयं के, कि कैसे तो भी ये बड़ा हो जाए और कैसे तो भी ये खा ले। वो बच्चे के हितैषी नहीं है कि नहीं वो तरीके से खाए, तमीज से खाए। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना तो सभी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, आप जानवर नहीं है, इसलिए तमीज से खाए। तमीज से का अर्थ है कि बच्चे को खाना दे दीजिए, उसके कपड़े उतार दीजिए, उसको एकाग्रता से उसको खाने दीजिए अपने हाथ से। बहुत छोटा है तो आप खुद खिलाइए जो खा नहीं सकता। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि एक मिनट खा नहीं रहा तो आपने टीवी लगा दिया या ये लगा दिया, मत खाने दो। कितने दिन नहीं खाएगा? एक बात बताइए, कितने दिन नहीं खाएगा? मुझे बताइए, मैंने आपसे सवाल किया है, कितने दिन नहीं हाँ खाएगा? हाँ जी, कितने दिन? ये मैं भी, मेरा भी आंसर कहीं ना कहीं यही होता है कि बस हो गया, चलिए ठीक है। और लेकिन तो ये बच्चे समस्या को बहुत माँ बड़ी है, बाप, इसका तो बड़ी समाधान है तो हो उसको नहीं पा रहा छोटी है। करिए ना। अपने आप पे एक झापड़ मारिए कि मैं आज से नहीं टीवी दिखाऊंगा अपने बच्चे को। इसका समाधान बस इतना है। पहले जी अपनी जी गाल पे लीजिए, एक झापड़ मारिए, एक इधर एक उधर। मैं गलत हूँ, मैंने गलती की, मैं बच्चे को टीवी नहीं दिखाऊंगा, मैं बच्चे को मोबाइल हाथ में नहीं दूंगा, ऐसा बोलिए। 3 बार ऐसा बोल के अपने गालों पे झापड़ मारिए, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल ही हो जाएगा तुरंत। जी जी आपको क्या लगता है? जी, ये इतनी बड़ी समस्या हो रही है। मैं भी एक योग अक्सर लगाती हूँ, वहां बच्चों को लेके आते हैं, वहां भी यही होता है कि वो फिर कहीं ना कहीं, और जब कोई समाधान नहीं होता, घर में एक एक दो दो बच्चे हैं, सब बड़े प्यार से पालते हैं, और समस्या ये थी कि बच्चा खाता नहीं है, और बच्चा उसको दिखा दिखा के ही उसको खिलाया जाता है। सब घरों की ये समस्या हो रही है। हमारा ये प्रश्न खत्म हो गया, दूसरा लीजिए। जी जी जी, मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर ने फिर से हैंड रेज किया है, उनका सवाल लेते हैं। हाँ बहन जी धन्यवाद। हाँ, मेरा एक छोटा सा ही सिर्फ सवाल है कि जो बहन जी ने बोला कि दाल चढ़ाते समय उसमें जो उबाल आती है तो फेस जो है वो निकालते थे। हमने बचपन में भी देखा, हमारी माँ भी निकालती थी, लेकिन अभी कुकर के जमाने में वो निकाला नहीं जा सकता है। तो कुकर के इस्तेमाल में वो कैसा निकाला जाए, या उस पे क्या हो सकता है, इस पे आप किशोर जी आपका प्रश्न सुन लिया है। कुकर को निकाल दीजिए घर से बाहर। ठीक है। कुकर को घर से बाहर निकाल दीजिए, खुले में पकाइए तो वो निकाल सकते हैं फिर। और यकीन मानिए कुकर से कम समय में पकती है मिट्टी के बर्तन में दाल, मैंने करके देखा है। जी बहन जी, ओके। बहुत सुंदर, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न लीजिए। जी बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो तुरंत आप कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जी बहन जी, मेरा ये एक सवाल है, जो जॉइंट पेन होते हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? जॉइंट में पेन आता है, अब दर्द होना शुरू हो जाता है तो
किसी एक उम्र के हिसाब से ही मुझे लगता है ये जॉइंट पेन हो सकता है। दिन में 10 बार, जैसे हम इंडियन स्टाइल के लैट्रिन में बैठते हैं ना, उकड़ू बैठना जिसको कहते हैं, जी। वैसा बैठिए 5-5 मिनट दिन में 10 बार। आप अकेले होते हैं, घर में होते हैं, दिन 5 बार आसानी से बैठा जा सकता है। उकड़ू ही तो बैठना है, कुछ और करना नहीं है, तो वैसा बैठिए। तो और खान वैसा बैठने पे आप के घुटनों में दर्द जो होगा वो नहीं होगा, और खान-पान इस तरीका का रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आज लगा, हमें सबका समाधान हो गया है, और भी आप सबकी ये राय है कि आपको फिर से सुनना चाहते हैं, तो हम अवश्य आपको फिर से एक बार योगाहार मंच पर सादर ओम, आमंत्रित करेंगे। मेरा जी। एक प्रश्न है। मैं हाइपर एसिडिटी की पेशेंट हूँ, और फ्रूट्स खाने के बाद भी मेरे पेट में अच्छा, जलन होती है, तो कौन सा फ्रूट खाऊं अच्छा। या ना खाऊं? तुम मेरे से पर्सनली बाद में संपर्क करो, जी क्या जी ऐसा हो सकता है? हाँ, अभी और कोई भी कर सकता है, इसलिए ये चीज़ मैं लिख के भी बता दूँगी, पर अभी मेरा चूँकि समय हो गया है ना, मुझे जी भी बाहर जाना है, इसलिए। जी, 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 जी। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। और डॉक्टर नेहा जी, आपने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। मैं आपका समय भी नहीं लेते हैं, और फिर मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब है, उनको आपके साथ संवाद करने के लिए और सबका आभार करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। जी, दिनेश सेमवाल जी भाई साहब। जी, जी, आदरणीय जी जी, सादर धन्यवाद, और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर साहिब ने दिया है, और बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी दूर हो रही हैं, और जैसे कि आदरणीय सदस्यों का रुझाव है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले जल्दी किसी दिन पुनः आपसे पुनः चर्चा होगी, पुनः मार्गदर्शन चाहेंगे, और बड़ा अच्छा जी, लगा ज़रूर। कि जो चीज़ें हमसे हो नहीं रही हैं, यानी जो चीज़ें हमारी आदत बन गई हैं, उन आदतों को दूर करना, और जो मजबूरी बन गई है, मजबूरी को दूर करना। एक उदाहरण के रूप में आपने अंतिम जो शब्द थे कि अगर प्रेशर कुकर हमें हमारे स्वास्थ्य के आड़े आ रहा है, तो क्यों ना प्रेशर कुकर को ही बाहर कर दिया जाए? हुँ, क्यों ना हम प्राकृतिक बिल्कुल। जी, तौर तरीकों को फिर पुनः अपनाएँ, और बहुत सारी भ्रांतियाँ जो मेरे मन में भी थी वो भी दूर हुई हैं, और मुझे लगता है आदरणीय सदस्य जो कि आपको सुन रहे थे, और जो इस जो लिंक को, यानी जो रिकॉर्डिंग है और यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, वो बहुत कुछ मार्गदर्शन पाएँगे, और अपने स्वास्थ्य के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। पुनः आपको हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे, ये एक निवेदन भी है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। और जी। जिन भाई-बंधुओं का अलग से प्रश्न है, वो अवश्य ही मैम से आप वार्तालाप करें, उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी वो किसी दूसरे कार्य के लिए भी जा रही हैं, तो हम हाँ, मैं जा रही हूँ, हाँ। जी, तो इसी क्रम में आज की योग शिक्षिका के साथ ही आज की हमारी जो मुख्य वक्ता है, तो आपका सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसी बात के साथ कि हम पुनः अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, और जागरूकता के इस क्रम को आगे बढ़ाएँगे। वो अंतिम शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि ये जो मोबाइल है या जो टीवी है, मेरे घर में भी ये समस्या हुई थी, तो मैंने ये कनेक्शन ही काट दिया, क्योंकि बच्चों का कहना था कि आप लोग तो देख रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं, तो हमने अपने घर से टीवी हटा दिया है और कनेक्शन हटा दिया। अखबार का फिर से बच्चों में चस्का धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो थोड़ा कठिन भी लग रहा था, और इसी क्रम में जो हमारे योग और आहार के आज का जो कार्यक्रम हुआ, और ये जो आहार की जो कड़ी आगे बढ़ रही है, इसमें आदरणीय सदस्यों की जो भूमिका है निरंतर जुड़ने की, और निरंतर इस मंच के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य से जुड़ने की, प्रकृति से जुड़ने की, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में आदरणीय अनिल राय जी, आशा रावत जी, अशोक पटेल जी, अस्तिता तिवारी जी, बनेश सिंह जी, दीपश्री जी, धर्मेंद्र सिंह जी,
डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, गजानन बाजट जी, जानवी देवी जी, कल्पना साहू जी, मोनिका मजुमदार जी, मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब, आदरणीय नेहा मारकन जी, नीलकंठ साबले जी, पार्वती शर्मा जी, पुष्पा मुरगाड जी, रामधारा जी, रमेशन मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, सारिका सहजल जी, शिखा घोष जी, सुजाता मेहत्री जी, उम्मीद सिंह जी, वैशाली विनायक जी, योगहार जो टीम रिकॉर्डिंग पे लगी हुई वो समस्त सदस्य और आदरणीय बहन रंजना जी, आदरणीय हमारी आज की मुख्य वक्ता बहन डॉक्टर नेहा जी और साथ में हमारी योग शिक्षिका और आदरणीय पवन सर जी, आप सभी जिनके नाम मैं ले पा रहा हूँ, जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हम पुनः कल मिलते हैं और आज पुनः आपके माध्यम से आज की मुख्य वक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रणाम। वो जो बच्ची है, बच्ची मुझे पर्सनली फोन करे, मैं उसको जवाब देती हूँ, या फिर कल मुझे 5 मिनट के लिए जोड़ा जाए, मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्ते। आप तो कभी भी जुड़ सकती हैं आदरणीय बहन जी, यही लिंक रहती है, आप हमेशा जुड़े। पूरे योगहार परिवार जितना आपको समय रहे आप जुड़ सकती हैं।